तो हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हर सीजीएल सचिवालय सहायक सेट प्रैक्टिस जीके और साइंस का 75 क्वेश्चन और ये सेट नंबर 25 है। फ्रेंड्स, आज चर्चा करेंगे कि परीक्षा पैटर्न तो आपको पता ही है, बाकी आपको ये भी पता है कुछ एक्स्ट्रा समय मिला है, लेकिन अब समय धीरे धीरे कमता जा रहा है। तो इस कमते हुए घटते हुए समय में आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयास को लेकर केसरिया कमीशन क्लास आपके लिए बेहतरीन सेट प्रैक्टिस लेके आया है और आपके पास प्रस्तुत करता आ रहा है। फ्रेंड्स, जब आपका मैसेज किसी भी प्रकार का आता है जो हमें कमी रहता है, कमी को लेकर जो मैसेज आता है, तो उसे फुलफिल करने के लिए, उसे पूरा हम करने के लिए, त्रुटिहीन बनाने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमें मैसेज देते हैं, प्यार देते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर इसे ऐसा लगता है कि वीडियो दूसरों के लिए भी यूजफुल होगा तो इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा, ये आपकी मेहरबानी होगी। बाकी तो 75 क्वेश्चन जो भी हम आपको दे रहे हैं वो परीक्षा के पैटर्न के आधार पर ही दे रहे हैं और आपके लिए लाजवाब सेट प्रैक्टिस ला रहे हैं। और 75 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बेस पर भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर इस सीरीज के तहत आप हमसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देते हैं, वहां से टेलीग्राम चैनल के लिंक पर आप जा सकते हैं, या टेलीग्राम में जाके केसीसी ऑफिशियल करेंगे तो मेरा लोगो फोटो का बना हुआ आ जाएगा, वहां से आप हमसे आसानी से जुड़ सकते हैं। जुड़ने का कारण यह होगा कि हम जो भी सेट प्रैक्टिस वहां करवाएंगे, यहाँ पे करवाएंगे, या इसके अलावा भी जो भी हम बिहार से रिलेटेड सारा एनसीईआरटी क्वेश्चन या अन्य सब्जेक्ट का एनसीईआरटी क्वेश्चन जितना भी हम सीरीज ला रहे हैं, केवल एनसीईआरटी को बेस रख के, और 6 से लेके 12th तक एनसीईआरटी जितना भी होगा सब्जेक्ट में, वो सारा सीरीज बाई सीरीज करके हम सेट प्रैक्टिस को ला रहे हैं। तो वहां आपको सारा पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको एजुकेशन के क्षेत्र में बेनिफिशियल होना है या कुछ फायदा लेना है तो हमसे जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बिना समय गवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अब ऑप्शन पढ़ने का ये मतलब होता है कि आपके पास ऑप्शन भी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन जो एग्जाम में देता है वो भी आपको बहुत जरूरी होता है, इसलिए जल्दी में हम पढ़ देते हैं। आप को ऐसा लगता है कि समय बहुत ज्यादा लग जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर समय थोड़ा सा 10 मिनट अगर ज्यादा दे दीजिएगा तो मेरे ख्याल से हम आपको कोई गलत काम नहीं सिखा रहे हैं, कोई गलत चीजें नहीं सिखा रहे हैं, ठीक है, कि आपका समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर भी जैसी आपकी मर्जी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत ध्यान देंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में जो पारित हुआ था, इसी के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, वो भी कलकत्ता में की गई थी। इसके तहत सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और इसके पहले न्यायाधीश बनाया जाता है सर एलिजाह इम्पे को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और सर्वप्रथम इसके पहले न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे को बनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2021 के तहत इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं किया हुआ है? आपके पास ऑप्शन में है, प्रभा अत्रेय को कला के क्षेत्र में दिया गया, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र का पद्म विभूषण पुरस्कार, ये भी सही है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सिविल सेवा के लिए प्रदान किया गया, ये भी बात सही है। कल्याण सिंह को मरणोपरांत कला के क्षेत्र का, हालांकि चारों व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 के लिए, हालांकि यह प्रदान किया गया कब? 2022 में प्रदान किया गया, लेकिन यह पद्म विभूषण था 2021 वाला। तो ध्यान रखें, चारों ही व्यक्ति को, प्रभा अत्रेय, राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह, सभी को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। यानी 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2022 में 4 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें से कल्याण सिंह जो मरणोपरांत इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में न होके यहाँ सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में इनको
यह पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण सिंह को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में न होकर सार्वजनिक मामलों में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ध्यान रखेंगे, पद्म विभूषण की शुरुआत पहली बार 1954 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार दिया गया है। क्लियर, जिसमें पद्म विभूषण 4 गो, पद्म विभूषण, पद्म भूषण की चर्चा करेंगे तो 17 गो और पद्मश्री 107 गो प्रदान किया गया है। क्लियर, ये भी ध्यान रखेंगे। 2021 के पद्म भूषण के तहत कुल 34 महिलाएं को शामिल किया गया है, 10 विदेशी या NRI को तथा 13 व्यक्ति को मरणोपरांत इस पुरस्कार के तहत शामिल किया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम का पारित करने में मदद करने वाले त्रिमूर्ति इसमें से कौन थे? चारों के चारों अंग्रेज थे। 1833 ईस्वी का चार्टर्ड अधिनियम। क्लियर, तो तीनों के तीनों, 4 गो पद्म विभूषण याद रह गया, सॉरी, त्रिमूर्ति यानी तीनों के तीनों अंग्रेज थे। आपका ऑप्शन है ग्रे है, बर्मिंघम है, मिल है। ऑप्शन बी में है बर्मिंघम, मिल, मैकाले। ऑप्शन सी मिल, मैकाले, ग्रे और ऑप्शन डी ग्रे, मैकाले और बकिंघम। सही आंसर होगा मिल को, मैकाले को और ग्रे को माना जाता है त्रिमूर्ति जो 1833 ईस्वी के चार्टर्ड अधिनियम को पारित करने वाले थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 के जनगणना के आधार पर बिहार में शहरी साक्षरता का दर क्या रहा है? आपका ऑप्शन है 76.9%, 79.8%, 68.8% या 61.9%। सही आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए 76.9% बिहार में शहरी साक्षरता दर रहा था 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत PR श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसी नाम का था, इसी पुरस्कार का नाम पहले था। अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार यह है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो PR श्रीजेश को 2021 का राष्ट्रीय खेल के तहत यह पुरस्कार दिया गया है। तो PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से रहा है? आपका ऑप्शन है कुश्ती, पैराशूटिंग, हॉकी या फुटबॉल। सही आंसर जो होगा वो हॉकी से PR श्रीजेश का संबंध रहा है, जिसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस वर्ष 12 व्यक्तियों को दिया गया है। इसके तहत कुल 25 लाख रुपए की राशि प्रत्येक व्यक्ति को, विजेता को दिया जाता है। क्लियर। अब देखेंगे नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PR श्रीजेश, अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नायर, मनीष नरवाल, मिताली राज, सुनील छेत्री, मनप्रीत सिंह, यह सभी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कुल 12 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिसमें PR श्रीजेश का संबंध हॉकी खेल से रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियन 2022 के संबंध में कौन सा कथन संबंधित है? क्लियर। अब देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा कथन सत्य चुनना है। चिराग सेठी और सात्विक रायराज रंकी रेड्डी को भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक है, यह भी सही है। ऑप्शन बी में है महिला एकल वर्ग में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता, यह भी सही है। ऑप्शन सी में है पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक जीता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है आपका सही कथन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के नायनारों को क्या कहा जाता था? ध्यान देंगे, भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम तमिल क्षेत्र में होती है, जो कि कर्नाटका और महाराष्ट्र में बाद में फैल जाती है। क्लियर। अब ध्यान देंगे दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है वह 12 अलवार वैष्णव संत। अब अलवार संत जो था, अलवार जो था, ध्यान देंगे अलवार जो था वो उसको वैष्णव संत को अलवार कहा जाता था, जबकि नायनार जो होते थे बढ़िया से लिख देते हैं जरा, अलवार और नायनार जो होते थे वो शैव धर्म होते थे। नायनार को ध्यान देंगे शैव धर्म नायनार से संबंधित थे।
शैव संत होते थे या शैव धर्म के संस्थापक जो थे वो नायनार थे। तो 12 अलवार संतों के द्वारा 12 अलवार संतों के द्वारा और 63 नायनार संतों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है। तो दक्षिण भारत में नायनार को कहा जाता था अड्यार। ऑप्शन नंबर ए सही है, अड्यार जो है कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के वर्तमान महानिदेशक इनमें से कौन है? ऑप्शन है एस सोमनाथ, ये वर्तमान समय में इसरो के महानिदेशक है। इसरो के वर्तमान महानिदेशक एस सोमनाथ है, जो कि 10वें स्थान के हैं। ये भी ध्यान रखेंगे, 10वें स्थान के हैं। क्लियर? जबकि राजीव बहल जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, राजीव बहल वो आईसीएमआर के महानिदेशक हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक हैं। समीर बी कामत जो ऑप्शन नंबर सी में है, यह डीआरडीओ के वर्तमान महानिदेशक है। तथा उन्नी कृष्णन नायर जो है वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के महानिदेशक वर्तमान में उन्नी कृष्णन नायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन है राजगीर, नालंदा, वैशाली और दरभंगा। पहली बात तो यह कि प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान जो है वह कहां स्थित है? तो बिहार में स्थित है। अब बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के वैशाली जिले में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, वैशाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें और उनके लेखक के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? फ्रेंड्स, हम ऐसे क्वेश्चन को डालने का आपको प्रयास कर रहे हैं जो आपको निश्चित तौर पर एग्जाम से काफी क्लोज ले जाएगा और एग्जाम में आपको काफी हद तक मदद मिलेगा। ऐसे क्वेश्चनों को हम छाट के आपको ला रहे हैं। तो इस सीरीज को जो भी देखते हैं तो पूरा सीरीज देखने का प्रयास करेंगे, और अगर कोई कमी रह जाता है तो बेझिझक मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। हम उसको सुधारने का भरसक प्रयास करेंगे और किसी दूसरे स्टूडेंट का गलती ना हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इसमें है कि प्रकाशित पुस्तक है और उनके लेख के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो द मिलेनियम योगी जो है, द मिलेनियल योगी कैप्टन दीपम चटर्जी के द्वारा लिखित पुस्तक बिल्कुल सही है। मिथिलेश तिवारी जो है वह उड़ान एक मजदूर बच्चे की, यह भी बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है, सृष्टि झा जो लेखक है, द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप पुस्तक के लेखक है, यह भी बिल्कुल सही है। तो प्रयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पर्वत, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पर्वत स्थल है उसका मिलन स्थल या जंक्शन कहेंगे, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नीलगिरी, पालनी, अन्नामलई या कार्डमेमम की हिल्स। ध्यान रखेंगे, नीलगिरी पर्वत श्रेणी को पूर्वी घाटी और पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी हिमालय, ये दक्षिण भारत में है। इधर पूर्वी घाटी है और इधर पश्चिमी घाटी है। तो पश्चिमी घाटी और पूर्वी घाटी का मिलन स्थल जो कहा जाता है या जंक्शन कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। ध्यान देंगे, नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वह दोदा बेटा है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। ध्यान रखने के लिए कहेंगे दादा बेटा है। दोदा बेटा इसकी सर्वोच्च चोटी है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। ध्यान देंगे, 2637 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी के अंतर्गत आता है दोदा बेटा। ध्यान रखेंगे, इसके दक्षिणी भाग में अन्नामलई की पहाड़ी भी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी में दक्षिणी भाग में अन्नामलई पहाड़ी भी स्थित है जिसकी सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुडी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियकस ग्रंथि का कौन सा कार्य होता है? सीबेसिकस ग्रंथि का कार्य हमारे स्तनधारी में मैमेलिया के त्वचा में पाया जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है? ऑप्शन है त्वचा और बालों को जलरोधी बनाने में, त्वचा के रंध्रों को बंद करने में, रोम पुटिकाओं को पोषित करना या त्वचा को ठंडा करने के लिए। तो सही आंसर जो होगा, त्वचा और बालों को जलरोधी बनाने के लिए सीबेसिकस ग्रंथि जो होता है वह लाभदायक होता है और यह स्तनधारियों के त्वचा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधे में नहीं पाया जाता है? ध्यान देंगे, पादप हार्मोन कौन सा है जो पौधे में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए में है
IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये पादप हार्मोन है जो कि सही है। दूसरा में है 2,4-D, यह 2,4-D जो है वो खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी है, ध्यान देंगे। 2,4-D एक खरपतवार नाशी होता है, तो यह किसी भी प्रकार का हार्मोन नहीं है। ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज युकावा नामक विद्वान के द्वारा किया गया था, सॉरी कुरुसेवा नामक विद्वान के द्वारा, जापानी विद्वान कुरुसेवा के द्वारा किया गया था जिब्रेलिन्स हार्मोन की खोज। और यह पौधे को जिलाने का काम करता है, यानी सुसुप्तावस्था में पड़े हुए बीजों को जिंदा करने, अंकुरित होने के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि GA2 भी एक पादप हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहां संपन्न हुई? ऑप्शन नई दिल्ली, नैरोबी, अंगोला या मिस्र। सही आंसर है नैरोबी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किस में पाया जाता है? ऑप्शन है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या राइबोसोम। सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक विद्वान के द्वारा 1886 ईस्वी में किया जाता है। क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी इसे जाना जाता है, यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यही श्वसन की क्रिया होती है जिसके कारण से खूब मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समय वर्षा ऋतु में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्रता रखता है? ऑप्शन है प्रातःकाल, सायंकाल, मध्यकाल या रात्रि में। तो सही आंसर जो आपका होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रातःकाल में सबसे ज्यादा आर्द्रता रखने वाला समय होता है। अब ध्यान देंगे, सापेक्षिक आर्द्रता का अगर फॉर्मूला निकालने के लिए दे देगा, सापेक्षिक आर्द्रता का फॉर्मूला अगर निकालने के लिए दे देगा, तो ध्यान रखिएगा, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प, किसी ताप पर वायु में उपस्थित जलवाष्प बट्टा, ध्यान रखेंगे, उसी ताप पर, जिस ताप पर दिया गया है जलवाष्प, तो उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण करने की क्षमता और गुने 100 हो जाता है। ध्यान देंगे, उसी ताप पर उसी वायु की जलवाष्प शोषण की क्षमता पर जलवाष्प शोषण की क्षमता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, 9 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपका। क्लियर। ऑप्शन में दिया हुआ है रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग आपेक्षिक आर्द्रता का मापन होता है। टैक्योमीटर का प्रयोग चक्के की घूर्णन की गति को ज्ञात किया जाता है। और एनीमोमीटर हवा में वायु का वेग को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आंसर मिलता है 2, 1, 4, 3, ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? ऑप्शन है जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? ओसाका को, बिल्कुल सही है। सोवियत रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर को मैनचेस्टर कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मैनचेस्टर शहर जो है उसे वहां का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये भी आप भी जानते हैं कि जहां सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उसे वहां का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर जो है वो सूती के उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी शहर है। यही कारण है कि दुनिया में जहां जहां भी सूती वस्त्र का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है उस शहर को वहां का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इस श्रृंखला के तहत जापान का मैनचेस्टर ओसाका को, सोवियत रूस का मैनचेस्टर इवानोवो को कहा जाता है, जबकि यूएसए का मैनचेस्टर को कहा जाता है, और भारत का मैनचेस्टर मुंबई को कहा जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है।
अहमदाबाद को कहा जाता है, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल पहाड़ियां किस देश में स्थित है? तो ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ब्लू हिल ये तीनों की तीनों पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी जो है वह एंडीज पर्वत श्रेणी है। दो बात ध्यान रखेंगे, एक तो लंबी पर्वत श्रृंखला दुनिया की कौन सी है? लंबी में पर्वत श्रृंखला में एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला। क्लियर, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ध्यान देंगे, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। जबकि कहेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के प्रमुख प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ऐसा क्यों है? आपका सही आंसर जो होगा वह चुनना है आपको कोडिंग के रूप में। तो ऐसा इसलिए है कि विश्व के प्रमुख प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात सही है, लेकिन इसका कारण है कि यहाँ गर्म व शीतल धाराएं मिलती है। अब जाहिर सी बात है, जहां गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिल जाती है वहां एक विशेष प्रकार के घास का निर्माण होता है, प्लैंकटन घास। और यह प्लैंकटन घास जो होता है वो मछली के आहार के लिए काफी लाभदायक होता है, जिसके कारण से मछलियां यहाँ सबसे ज्यादा आती है। तो ध्यान देंगे, गर्म शीतल धाराएं मिलती है जो प्लैंकटन के विकास के लिए उपयुक्त दशा बनाती है। तो यही कारण है कि यहाँ सबसे ज्यादा मत्स्य का पालन किया जाता है, ये तो सही है। दूसरा है, इस क्षेत्र के जल की मछलियां स्वादिष्ट होती है, बिल्कुल स्वादिष्ट होती है। क्लियर। तीसरी, इस क्षेत्र में स्थलीय भाग मछलियां के बड़े बाजार होते, जाहिर सी बात है मछली सबसे ज्यादा उत्पादन होगा तो बाजार भी ज्यादा होगा। ऑप्शन 4 में है, अधः सागरीय पठारों की स्थिति मछलियों की संख्या में वृद्धि में सहायक होती है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों के चारों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम जो होता है वह CaSO4 इंटू H2O होता है। क्लियर। जिप्सम जो होता है वह CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम होता है। तो इसको आप बनाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है तो यहाँ पे 2 नहीं आया है, इसको सुधार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 1 को ही सुधार करेंगे, CaSO4 इंटू 2H2O यह होता है जिप्सम। क्लियर। ध्यान देंगे, इस जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने तथा सीमेंट उद्योग में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम, बीपीएससी के क्वेश्चन में इस बार 67वीं बीपीएससी में पूछ चुका है कि जिप्सम का प्रयोग किस में होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी किया जाता है। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला अगर जानना चाहे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। क्लियर, हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्य जीव दिवस 2022 मनाया गया? पहली बात ध्यान देंगे, विश्व वन्य जीव दिवस 2022 की थीम जो रही है वह रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रहा है। तो यह विश्व वन्य जीव दिवस जो है वह किस तिथि को मनाया जाता है? आपका सही आंसर जो होगा वो 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 3 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तव में दीन इलाही क्या था? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि दीन इलाही सभी धर्मों के गुणों का एक संग्रह था। ऑप्शन नंबर बी में है अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक रीति रिवाज था। ऑप्शन सी है दीक्षित करने हेतु एक प्रकार का संकर था, या उपयुक्त सभी था। ध्यान देंगे, दीन इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की जाती है। क्लियर। और दीन इलाही जो था वो सभी धर्मों के गुणों का एक संग्रह था। दीन इलाही ऑप्शन नंबर ए। दीन इलाही के धर्म के प्रमुख मुखिया जो थे वह अकबर थे, प्रमुख मुखिया अकबर थे, या इसे लागू करने वाला कहेंगे अकबर थे। अब दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू शासक जो रहा वह महेश दास रहा था। इसे स्वीकार करने वाला सबसे कौन? तो कहेंगे महेश दास, पहला
और अंतिम हिंदू शासक जो रहा वो महेश दास। महेश दास किसे कहा जाता है? बीरबल। बीरबल को अकबर ने महेश दास को बीरबल की उपाधि प्रदान की थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र अधिनियम क्यों पारित किया था? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है राष्ट्रवादी भारतीयों के बढ़ते चेतना के प्रसार को अंकुश लगाने के लिए। सही बात है। समाचार पत्र अधिनियम जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित हुआ था और लॉर्ड लिटन के द्वारा समाचार पत्र एक्ट को पारित किया गया था सन 1878 ईस्वी में। इस बात का ध्यान देंगे, सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे पारित किया गया था। क्लियर। ध्यान देंगे 1876 ईस्वी से 1878 ईस्वी तक लॉर्ड लिटन का कार्यकाल रहा था। 1878 ईस्वी में राष्ट्रवादी भारतीयों के बढ़ते चेतना, अब यह समाचार पत्र जो था अपने प्रारंभिक भाषा में यानी क्षेत्रीय भाषा में प्रसारित होता था, जिसके कारण से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ते जा रही थी। इसको रोकने के लिए लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र अधिनियम को लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा चित्र में दर्शाए गए पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एक्स क्या प्रदर्शित करता है? ध्यान देंगे, रेखा चित्र किया गया है और यह कह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत। अब पृथ्वी का आंतरिक 3 परत है। एक तो है ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या है? क्रस्ट। दूसरा में बीच में क्या है? मेंटल। मेंटल से याद रखेंगे मध्यवर्ती परत। और तीसरा में जो है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ध्यान देंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों ही जो परत है पृथ्वी का, उस पर 5 प्रकार का लेयर पाया जाता है। 5 जो रेखा होता है उसको तीनों को बांट देता है। क्लियर। अब देखेंगे पांचों कौन होता है, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। कहेंगे कोनो रेगुलर, कोनो रेगुलर, कोनो रेगुलर। आप इतना याद रखेंगे, कोनो रेगुलर। को से याद रखेंगे कोनो रॉड असंबद्धता रेखा। दूसरा नो से याद रखेंगे कोमो रखेंगे, कोमो, कोमो याद रखेंगे, कोनो नहीं कोमो याद रखेंगे। कोमो रेगुलर। को से याद रखेंगे कोमोरोड और कॉनरोड असंबद्धता रेखा। मो से याद रखेंगे मोहो असंबद्धता रेखा। रे से रेपेटी असंबद्धता रेखा। गु से गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। और ला से याद रखेंगे लेहमन असंबद्धता रेखा। और आर को रखेंगे साइलेंट। 5 प्रकार का परत पाया जाता है जब ऊपर से नीचे की ओर पृथ्वी में जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोनोरोड असंबद्धता रेखा, मोहो असंबद्धता रेखा, रेपेटी असंबद्धता रेखा, गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा और लेहमन असंबद्धता रेखा। कोमोरॉड असंबद्धता रेखा जो होता है वो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को दो देखेंगे। क्रस्ट बड़ा बारीकी से, क्रस्ट, मेंटल और कोर, यह 2 भागों में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। क्लियर। और एक क्रस्ट और मेंटल तो है ये। इसको क्या है तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल। जबकि कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है, अपर में कोर और लोअर कोर। क्लियर। अब ध्यान देंगे अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच कोमोरोड असंबद्धता रेखा, कोमोरॉड असंबद्धता रेखा। जबकि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच मोहो असंबद्धता रेखा। यहां पे क्या हो जाएगा? मोहो असंबद्धता रेखा। क्लियर। जबकि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता रेखा, रेपेटी असंबद्धता रेखा। और लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच जो स्थित है गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। क्लियर। जबकि अपर कोर और लोअर कोर के बीच क्या है? लेहमैन असंबद्धता रेखा। क्लियर। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आपका आता है कि एक्स जो प्रदर्शित कर रहा है यह मेंटल और कोर के बीच संबद्धता रेखा को प्रदर्शित कर रहा है। अब कौन होगा इसके बीच? तो ध्यान रखेंगे गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा जो होता है वह होता है मेंटल और कोर के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा। देख रहे हैं मेंटल और कोर के बीच कौन आ गया? गुटेनबर्ग असंबद्धता रेखा, जिसमें लोअर मेंटल और अपर मेंटल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी कब? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1949 ईस्वी में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी,
बीपीएससी, बुद्धा पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की शुरुआत 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोपला कौन थे? ऑप्शन है मालाबार तट के मुस्लिम किसान, केरल के मुस्लिम जमींदार, मालाबार तट के हिंदू किसान, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा मालाबार तट के हिंदू किसान जो थे वो मोपला किसान थे। अच्छा, मालाबार तट के हिंदू नहीं थे, मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम किसान थे। और मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था, मुस्लिमों के द्वारा ही किया गया था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह जो हुआ था वह केरल में हुआ था, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और यह कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा बल कार्य करता है? ऑप्शन में है चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यही बात आपका सही है, तो ऑप्शन एक ही केवल सही हो जाएगा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित पुस्तक है? ऑप्शन है चिदंबरा, कपाल कुंडला, कामयानी या प्रतीक्षा। ध्यान देंगे, प्रतीक्षा जो है वह डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसके अलावा मधु कलश और मधुशाला, प्रतीक्षा के अलावा मधु कलश और मधुशाला ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखित पुस्तक है। चिदंबरा की अगर यदि जो बात करेंगे तो वह सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा। जबकि कपाल कुंडला की अगर बात करेंगे तो कपाल कुंडला के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि कामायनी याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार का मानना है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने की देशभक्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील कोशिश थी? आपका ऑप्शन में बिपिन चंद्र पॉल, आरसी मजूमदार, डॉक्टर एस.एन. सेन या सुमित सरकार। आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र पॉल का यह कथन था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रचना अकर्मण्य गैस की है? कौन सी इसमें से रचना है जो अकर्मण्य गैस के अंतर्गत शामिल किया जाता है? ऑप्शन है 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p2, ऑप्शन सी 1s2। सही आंसर होगा 1s2 जो है वो अकर्मण्य गैस की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष इसमें से कौन थे? सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू जो थे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर। ध्यान देंगे, संविधान सभा की प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन में है स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सही आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत नमहांस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है उस वायरस को रोकने के लिए जो स्थानीय फसलों को नष्ट कर सकता है। गलत है। ये जो मानव तथा पशु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गलत बात है। उन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुण धर्म होते हैं जिनसे आगे बीज पैदा नहीं हो सकते हैं। इसी कारण से समापक बीजों को आयात पर भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? ध्यान देंगे, शरीर का एक ही अंग है जो विश्राम नहीं लेता है, वह है हृदय। हृदय जैसी रुक गया आदमी ढिप जाएगा। हृदय का धड़कन जैसी रुका मनुष्य का ढिप जाना निश्चित है। ढिप मतलब मर जाना। आगे, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था?
ऑप्शन में है श्रीनिवास रामानुजन, ए सी वाडिया, सी बी रमन या पी सी महालनोबिस। आपका सही आंसर जो होगा वह ए सी वाडिया जो थे वो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फेलो के रूप में शामिल किए गए थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्षेप सेवाओं का क्या अभिप्राय होता है? निक्षेप सेवा किसे कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, स्टॉक एक्सचेंजों के निगमन, जो ऑप्शन नंबर बी में है, स्टॉक एक्सचेंजों के निगमन की एक विधि होती है जिसे निक्षेप सेवा के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1875 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी सेल में धारा किस ओर बहती है? तो विद्युत अपघटनी सेल में धारा जो होती है वो एनोड से कैथोड की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा, एनोड से कैथोड की ओर बहती है। इसमें होता क्या है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा बहती है। अब इलेक्ट्रॉन के विपरीत धारा कहने का मतलब है एनोड से कैथोड की ओर बहती है। अपघटनी सेल में एनोड के रूप में जस्ता का प्रयोग किया जाता है। एनोड के रूप में, यहीं पर ध्यान देंगे, जस्ता का प्रयोग किया जाता है एनोड के रूप में। क्लियर। अब ध्यान देंगे, विद्युत अपघटन के रूप में किसका प्रयोग, अपघटनी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो रसायन के तौर पर याद रखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार जिसे SDR कहा जाता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका पूरा रूप होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ड्राइंग राइट्स। विशेष आहरण अधिकार की सुविधा किस में उपलब्ध है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में, विश्व बैंक यानी IBRD में, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA में या आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD में। आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में SDR का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, IMF की शुरुआत जो होती है, स्थापना जो होती है 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में IMF की स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में, वाशिंगटन DC में है जो USA में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हापूस आम का मूल स्थान कौन सा है? हापूस जो है आम की एक प्रजाति का नाम है हापूस आम। अब इसका मूल स्थान कहाँ है, यानी इसका उद्गम कहाँ हुआ? ऑप्शन है रत्नागिरी में, ऑप्शन बी है बनारस में, ऑप्शन सी मालदा में या विजयवाड़ा में। सही आंसर होगा रत्नागिरी है, रतवा नहीं है, यह रत्नागिरी है। सुधार करेंगे, रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी, रत्नागिरी जो है वहां पर हापूस आम का मूल स्थान है। हापूस आम जो है वो मिठास, सुगंध और स्वाद के कारण विख्यात है। यह ध्यान देंगे, हापूस आम को अंग्रेजी में अल्फांसो, अब ध्यान देंगे इसी हापूस आम को अंग्रेजी में इसी को अल्फांसो कहा जाता है, इसी को हापूसे आम को। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसको गुजराती में हापूस कहा जाता है, इसका नाम गुजराती में है हापूस, गुजराती में इसका नाम हापूस है। कन्नड़ में इसे आपूस कहा जाता है, कन्नड़ में इसे आपूस कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और जौनपुरी में स्वर्ग बूटी कहा जाता है, जौनपुरी में इसी हापूस आम को कहा जाता है स्वर्ग बूटी, स्वर्ग बूटी कहा जाता है। क्लियर। इतना चीज आप निश्चित तौर पर ध्यान देंगे। ध्यान देंगे, हापूस आम दंती दुर्ग जिले की तहसील देवगढ़ अधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रपाली भी ध्यान रखेंगे, एक प्रकार के आम की ही प्रजाति है। ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी भी था? ऑप्शन में है मौर्य राजा अशोक, तो अशोक का ही नाम तो था देव नाम प्रियदर्शी। ध्यान देंगे, मौर्य राजा अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी था। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन, ये भी चर्चा कर चुके हैं पहले भी। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। चंडाशोक और धम्माशोक तथा देव नाम प्रिय के नाम से भी अशोक को जाना जाता है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद को
निम्नलिखित में से संसद याद रखेंगे, संसद को ध्यान देंगे। संसद को वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ऑप्शन में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति या सरकारी बीमा समिति। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति में। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और यह 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं और 22 सदस्य में से ध्यान रखेंगे लोकसभा के 15 सदस्य, जबकि राज्यसभा के कुल 7 सदस्य शामिल किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले बाजार प्रचालन क्या होता है? ऑप्शन में है एसबीआई यानी सेबी पंजीकृत दलालों की गतिविधियां होती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा की बिक्री होती है, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाता है। तो खुले बाजार की नीति, ओपन सर्कुलेशन मार्केट जो होता है वो सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचने की एक प्रथा है जिसे खुले बाजार की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन में दिया हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, आरबीआई या एसबीआई। सही आंसर होगा आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय उसको मौलिक अधिकार बताता है? ऑप्शन में जीवन का, ऑप्शन में ध्यान देंगे, जीवन का अधिकार, ये तो मौलिक अधिकार है ही, संविधान भी इसे मानता है। दूसरा में है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता मिलना, ये भी शामिल है। वैयक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण या अस्थायी आवास का अधिकार। तो अस्थायी आवास का अधिकार जो है उसे संविधान जो है वो मौलिक अधिकार नहीं मानता है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय उसे मौलिक अधिकार बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया है? तो दिल्ली जो है, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में किसी भी प्रकार का अभिजात जनजातीय समूह नहीं पाया जाता। ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? अब ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है बच्चों के अधिकारों पर? ऑप्शन है पीने का सुरक्षित पानी, ऑप्शन बी में है रहन सहन का उचित स्तर। यही बात सही है, रहन सहन का उचित स्तर जो है वो एक अधिकार है लेकिन इसे अधिकार माना नहीं जाता है बच्चों के लिए। क्लियर? तो रहन सहन का उचित स्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट को ध्यान देंगे, बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र ने सन 1987 ईस्वी में कन्वेंशन शुरू हुआ था। कन्वेंशन, यह कन्वेंशन जो हुआ था 1987 ईस्वी में कन्वेंशन हुआ था। इन कन्वेंशन में बच्चों के अधिकारों और संरक्षण पर बल दिया गया था। इसके अलावा ध्यान रखेंगे बाल श्रम संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में भारत के संसद में पारित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी थी? तो बिहार में सबसे पहली बार 1937 ईस्वी में निर्वाचित लोकप्रिय सरकार बनी थी जिसके प्रथम प्रधानमंत्री बोले तो मुख्यमंत्री, जो उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था क्षेत्र के लिए, तो प्रथम मुख्यमंत्री, इसके तहत ध्यान रखेंगे, तहत प्रथम सीएम जो बने थे, इसको प्रधानमंत्री ध्यान रखेंगे, प्रथम प्रधानमंत्री या सीएम ध्यान रखेंगे बिहार का, वह थे मोहम्मद यूनुस थे। क्लियर? तो बिहार के पहले निर्वाचित जो प्रथम सीएम थे मोहम्मद यूनुस थे। बाद में हालांकि इनके त्यागपत्र दे देने के बाद श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री 1937 ईस्वी में बनाए गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बांध और उनके नदियों का मेल मिलाप करना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है, फरक्का बांध जो है वह किस नदी पर स्थित है? तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है। टिहरी बांध याद रखेंगे तो भागीरथी नदी पर स्थित है। थीन बांध जो है वह ध्यान रखेंगे रावी नदी पर स्थित है, जबकि नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन बनता है 3, 4, 2, 1 आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ उनके जीवन के अंतिम चरण में बना रहा? ऑप्शन में समाजवादी आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, सर्वोदय आंदोलन या समग्र आंदोलन। सही आंसर है सर्वोदय आंदोलन जो है वो जयप्रकाश नारायण का ही नारा था और अंतिम समय तक इनके साथ बना हुआ रहा। क्लियर?
अब सर्वोदय योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया कब गया था, ध्यान रखेंगे 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना को लाया गया था। जयप्रकाश नारायण का ही नारा था, संपूर्ण क्रांति या सप्त क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया था। जबकि जो संपूर्ण क्रांति था, संपूर्ण क्रांति, ध्यान रखेंगे, संपूर्ण क्रांति जो था इसकी शुरुआत सन 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है, ध्यान देंगे। ऑप्शन में दिया हुआ है लौटते मानसून से, इससे नहीं होता है शीतकालीन वर्षा। बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से भी नहीं होता है। ऑप्शन सी मानसूनी हवाओं से भी नहीं होता है। तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाला जो चक्रवात होता है उसी कारण से बिहार में शीतकालीन यानी ठंडे के दिनों में बारिश होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में तंबाकू उत्पादक जिले निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। तो बिहार में तंबाकू के उत्पादन में ऑप्शन नंबर बी दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है, मुंगेर और पूर्णिया तंबाकू यानी खैनी के उत्पादन में सबसे ज्यादा स्थान रखता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल विधेयक पारित हुआ था, किस दिन लोकपाल विधेयक को पारित किया गया था। तो 18 दिसंबर 2013 को, ऑप्शन नंबर बी 18 दिसंबर 2013 को लोकपाल विधेयक को संसद से पारित कर दिया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमिक टास्क फोर्स किन दो देशों के बीच एक सहयोग संगठन है, एक सहयोग से किया जाता है। क्लियर। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है भारत नॉर्वे, अमेरिका चीन, फ्रांस ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया और जापान। आपका सही आंसर जो होगा वो नॉर्वे और भारत के बीच सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमिक टास्क फोर्स सहयोग से बनाया जाता है, नॉर्वे और भारत के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव किस संस्था के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सही आंसर होगा यूनिसेफ के संस्था के सहयोग से किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का क्या मतलब होता है। ऑप्शन में शासक राजा या रानी होता है, ये तो राजतंत्रात्मक होता है। शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, ये तो राजतंत्रात्मक कहलाता है। ऑप्शन सी, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जब चुना जाने लगे तो उसे ही गणतंत्रात्मक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है उपराज्यपाल, राज्यपाल, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। ध्यान देंगे, उपराज्यपाल जो होता है वो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक के प्रमुख के रूप में उपराज्यपाल को देखा जाता है। क्लियर। उपराज्यपाल के तौर पर देखा जाता है। सही आंसर है उपराज्यपाल। क्लियर। इसके अलावा ध्यान देंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद अगर ध्यान देंगे तो 239 से 242 तक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित चर्चा किया गया। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा अगर अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 239 से लेकर अनुच्छेद 242 तक की चर्चा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं उन्हें तो उपराज्यपाल कहा जाता है। शेष भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जो है उनके प्रमुख को प्रशासक के तौर पर जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी, ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ग्रॉस एंड जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के पहले अध्यक्ष कौन है। तो पहले जो इसके अध्यक्ष थे अरुण जेटली, ऑप्शन नंबर बी अरुण जेटली थे। ध्यान देंगे, जीएसटी परिषद की स्थापना की चर्चा करेंगे तो यह एक संवैधानिक संस्था बन गया है। जीएसटी क्या है, संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद की अगर और ध्यान देंगे तो अनुच्छेद 279 के 1 में इसे संविधान में जोड़ दिया गया है, यानी संवैधानिक संस्था इसे बना दिया गया है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 में इसे लागू कर दिया गया था। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। सेवा कर को ध्यान रखेंगे
1995 ईस्वी में लागू किया गया था। ध्यान देंगे जीएसटी के लिए 122वां संवैधानिक संशोधन, इसे लागू करने के लिए 22वां संवैधानिक संशोधन किया गया था। क्लियर, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सेफ्टी बॉल्व, सेफ्टी बॉल्व का मतलब होता है कौन, सुरक्षा कवच। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, यानी कि सुरक्षा कवच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कवच, किसका सुरक्षा कवच, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का सुरक्षा कवच कहा जाता था कांग्रेस को। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, यानी कांग्रेस को सुरक्षा कवच, ईस्ट इंडिया कंपनी का सुरक्षा कवच कांग्रेस को किसने कहा था। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है स्वयं ह्यूम ने कहा था, आरपी दत्त ने कहा था, वेडरबर्न द्वारा कहा गया था, या डफरिन द्वारा कहा गया था। सही आंसर है वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ईस्ट इंडिया कंपनी का सुरक्षा कवच कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है हैदराबाद, इंदौर, पुणे या पुरी। आपका सही आंसर होगा पुणे में स्थापित किया जाएगा भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जीवक कौन था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यह राजवैद्य जीवक था जो बिंबिसार के दरबार में रहता था, और अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो बिंबिसार यही राजवैद्य जीवक को चिकित्सा के लिए भेजा था। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार का निजी वैद्य था जिसे अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित हो गए थे तो वहां भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई। ऑप्शन है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, 1909 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, 1919 ईस्वी भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ध्यान देंगे केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही होगा। इसके अलावा भी ध्यान देंगे 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि द्विसदनीय विधायिका के अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भी हुई। महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार भारत में इसी 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। इसके अलावा द्वैध शासन को लागू किया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया, महालेखा परीक्षक के नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया, और इस 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अभ्रक उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन है रूस, चीन, भारत और ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है अभ्रक के उत्पादन में सबसे ज्यादा चीन है, जबकि संग्रह यानी इसके संग्रह करने के लिए संग्राहक के तौर पर सबसे ज्यादा जो इसका संग्रह करता है अभ्रक का संग्राहक देश है वह भारत है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तंपारा झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा या मणिपुर में। तंपारा झील ओडिशा में स्थित है, जिसे हाल ही में रामसर स्थल का दर्जा अगस्त 2022 में रामसर स्थल का दर्जा तंपारा झील को दिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा आगामी अंतरिक्ष मिशन के तहत दिसंबर 2024 तक शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। इस मिशन का नाम क्या होगा। ऑप्शन है गगनयान फर्स्ट, गगनयान 2, शुक्रयान फर्स्ट या आदित्य एल फर्स्ट। ध्यान देंगे शुक्रयान फर्स्ट जो है उसका नाम, उस मिशन का नाम दिया जाएगा। शुक्रयान फर्स्ट जो है दिसंबर 2024 तक भेज दिया जाएगा, और इस शुक्रयान फर्स्ट में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान देंगे, गगनयान फर्स्ट जो है वह 2023 में भेजा जाएगा, और यह पहला मानव रहित अंतरिक्ष उड़ान भारत के इसरो की तरफ से भेजा जाएगा। क्लियर, गगनयान 2 की अगर बात करेंगे तो गगनयान 2 जो है 2024 में भेजा जाएगा। गगनयान 2 2024 का 2023 का 2024 का गगनयान 2 है जो संभावित मिशन है इसरो का। यह मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर, लैंडर एवं रोवर को भेजेगा। जबकि ध्यान देंगे आदित्य एल फर्स्ट जो है यह फरवरी 2023 तक भेजा जाएगा, जो सौर कोरोना के अध्ययन, कोरोना एक भाग होता है सूरज का, तो कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित इसमें से है। ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, जातक मौर्यकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था प्रदान करता है। जी नहीं, मौर्यकालीन सामाजिक अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है तो अर्थशास्त्र पढ़िए।
अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। क्लियर। पुराण मौर्य वैश्य वर्ण थे, पुराणों में कहा गया कि मौर्य जो थे वो वैश्य वर्ण थे, यही आपका सही है। दीप वंश और महावंश जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ है। किसका ग्रंथ? बौद्ध धर्म या बौद्ध धर्म से संबंधित। जबकि दीर्घ निकाय जो है वह बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घासियारी कल्याण योजना किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है? ऑप्शन है तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या सिक्किम का। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा घासियारी योजना की शुरुआत की गई, घासियारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना जो है राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराने का एक महत्वाकांक्षी योजना उत्तराखंड सरकार की है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की मुद्रा फॉरिंट है? ऑप्शन में दिया हुआ है सर्बिया, अल्बानिया, स्वीडन या हंगरी। आपका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, हंगरी जो है वह इसकी मुद्रा फॉरिंट है। ध्यान देंगे, हंगरी जो है इसकी मुद्रा फॉरिंट है और इसकी राजधानी जो है वह है बुडापेस्ट। ये भी ध्यान, हंगरी की बुडापेस्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन बनता है हंगरी। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई इसमें से होती है? तो गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है गुरुत्वीय स्थिरांक। अब इसको ज्ञात करने के लिए एफ बराबर हम लोग जानते हैं जी इंटू m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर होता है। इसी को तोड़ के जब हम निकालते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर निकल जाता है। आपका इसका मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो जी बराबर निकल जाएगा आर स्क्वायर इंटू एफ बटा m1 m2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक किन तीन क्षेत्रों में विकास का मापक होता है? आपका आंसर है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी। यही तीनों मापदंड को देख के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? सही आंसर होगा भावरा अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित इसमें से आपका नहीं है? नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही है। बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर, बिल्कुल सही है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध परियोजना जो है वो गंगा नदी पर नहीं बल्कि भागीरथी नदी पर स्थित है। क्लियर, नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म को चुनिए जो सामान्य तापमान और मानक दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सही आंसर होगा ब्रोमीन और मरकरी जो है, ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन और मरकरी जो है वो सामान्य तापमान पर द्रव्य अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण के कारण चांदी की वस्तुएं लंबे समय तक खुले में रहने पर काली पड़ जाती है? आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है H2S, AgS, AgSO4 या Ag2S। सही आंसर होगा Ag2S, आपका सही आंसर होगा, काली पड़ जाती है खुले में छोड़ देने पर। तो फ्रेंड्स ये 75 क्वेश्चन है सीरीज जो BSSC का रहा आज का संपन्न होता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि वीडियो यूजफुल होता है तो इसे प्लीज 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 शेयर कीजिए और इसे चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे कंटेंट हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि नजर आता है ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर पाए। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जब हम करें वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड्स आज की सेवा को देते हैं विराम। शेष की चर्चा में करेंगे अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी को चरमोत्कर्ष पर बनाइए। निश्चित तौर पर इस बार BSSC में पार लगा देना है। क्लियर, तो अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।